Hello my dear students, welcome back to our channel that is Chemistry by Saloni Singh. So yes, we are doing GOC part 2 और आप टाइटल ऑलरेडी देख चुके हैं. आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. अच्छा, ये वीडियो और बाकी वीडियोस में क्या डिफरेंस होगा? सीधी सी बात है, अब तक आपने जो भी सीखा है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन सीखी होगी, बट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की केमिस्ट्री समझ पाओगे. यानी कि इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ वो स्पीशीज नहीं है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या न्यूक्लियोफाइल आपको थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर से सुना होगा कि न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह भी बिहेव करता है. किन सिनारियोज में करता है, कब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, कब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, कब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के वीडियो में मिलेंगे. सो आई वुड सजेस्ट कि वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूँ अंदर जाए और आप ये जीओसी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई कर पाएँ. सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो की, जो कि होगा अब इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल. अच्छा, मैंने ये इलेक्ट्रोफाइल वाला टॉपिक क्यों चुना? क्योंकि प्रीवियस वीडियो जिसने देखा उसको पता है कि हमें पता है कि अगर आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, शांति से सुनिएगा, रिएक्टेंट को अगर आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो बॉन्ड दो तरह से तोड़े थे हमने, होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज से. तब मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बोला है कि अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो बैक साइड से कोई अटैकिंग स्पीशीज उस पर अटैक कर रही होगी. अब वो अटैकिंग स्पीशीज या तो इलेक्ट्रोफाइल होगी या न्यूक्लियोफाइल होगी, ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा था. तो अब डिटेल में देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल. तो बच्चा, नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स लविंग, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. अच्छा, खाना किसको अच्छा लगता है बच्चा, बताओ मुझे. खाना उसको अच्छा लगता है ना जिसको भूख लगी होती है. 1 या 2 रुपए की वैल्यू किसको पता होती है? जो बहुत ही ज्यादा गरीब होता है. तो एक इलेक्ट्रॉन की भी कीमत किसको पता होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, वही होगा ना इलेक्ट्रॉन लविंग. सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. लेट्स सी, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू रेडिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. खाना जो भी देगा, जैसा भी खाना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, दे विल एक्सेप्ट इट. ओके, सो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है. अच्छा, यूजुअली ये किन साइट्स के साथ रिएक्ट करते होंगे? एक इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किससे रिएक्ट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्वांटिटी में है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल. दैट वी विल कम लेटर. पर चलिए पहले इसके क्लास और एग्जांपल्स देख लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला आ गया विथ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल विद द पॉजिटिव चार्ज. तो इसमें देखिए जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो जितने भी हैलोजन है जिनके ऊपर प्लस चार्ज है, आप बोलेंगे हैलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर प्लस चार्ज कहाँ से आया? आता है प्लस चार्ज, कई सारी सिचुएशन में आता है. अगर आपके पास इस तरह से मॉलिक्यूल है ना, Br, तो जरूरी नहीं है, मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा, लेकिन अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, सॉल्वेंट अगर अलग होगा या बैक साइड से कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, और तब यही हैलोजन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जनरेट करेगा. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हैलोजन यानी X माइनस, तो वो क्या X प्लस, यानी कि F प्लस, Cl प्लस, Br प्लस या फिर I प्लस. ठीक है, तो इन्हें और क्या बोलते हैं? हेलोनियम आयन. क्या बोलते हैं? हेलोनियम आयन. जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज होती है उसके पीछे IUM लगता है. ठीक है, तो X प्लस, F प्लस है फ्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन. ठीक है, इस तरह से आपका नाम होगा अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. तो H3O प्लस भी दूसरा एग्जाम्पल, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, है ना. NO2 प्लस होता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, है ना. NO प्लस होता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन. तो आई होप यू आर क्लियर. तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्लियरली आपको दिखाई दे जाते हैं कि वो एक इलेक्ट्रोफाइल है.
पर कई बार क्या होता है, स्पीशीज होता है, शक्ल से पता नहीं चल रहा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, चार्ज उस पर नहीं है। तो हम सेकेंड केस लेते हैं इसका, अगर स्पीशीज शक्ल से न्यूट्रल दिखाई दे रही है तो अगर वो न्यूट्रल दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। न्यूट्रल है बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्पीशीज को हम और क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। लुईस एसिड आर दो स्पीशीज which can readily accept electron to complete the octet, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं इसका एग्जांपल। अब AlCl3 है, FeCl3 है, FeBr3 है, ये सब क्या है बच्चा, सीधी सी बात है, शक्ल से ही दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम के सेंट्रल मेटल एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपके पास क्लोरीन है तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ये तो उसके खुद के हो गए 1 2 3, और ये बाजू वाले से 4 5 6, यानी सेंट्रल मेटल एटम के पास तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रेडिली एक्सेप्ट करेगा। और ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं लुईस एसिड। बट लुईस एसिड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। आई होप यू आर क्लियर। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरी कंडीशन कौन सी आती है, तीसरे वो लोग होते हैं जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे कौन लोग हैं, तो चलिए देखते हैं थर्ड कैटेगरी। अब अगर मेरे पास SiF4 है, ठीक है, तो Si यानी कि सिलिकॉन, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4, और उसके पास 4 फ्लोरीन के एटम्स आएंगे। तो अगर आप सेंट्रल मेटल एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे बच्चा, तो इसके खुद के 4 और 4 इसको फ्लोरीन से मिलेंगे, है कि नहीं, तो उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा 8। फिर भी ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, क्वेश्चन आना चाहिए ना दिमाग में। यस, तो आंसर इज क्योंकि सिलिकॉन फर्स्ट पीरियड का मेंबर नहीं है। जब आप नीचे जाते हो तो इट बिलोंग्स टू अदर देन फर्स्ट पीरियड। देखो फर्स्ट पीरियड में जो नाइट्रोजन कार्बन ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन सिलिकॉन ऐसा एलिमेंट है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। क्या प्रेजेंट है इसके पास, यहाँ पे लिख देती हूँ, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। किसी भी स्पीशीज के पास अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो वो रेडिली उस खाली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन स्टिल इट कैन मैनेज टू एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानोगे, ये दोनों तो एकदम क्लियर सिचुएशन है। ऐसी भी सिचुएशन देख लेना जहां पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो भी वो रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कब ज्यादा होगी बच्चा, सोचो, जितना पॉजिटिव सेंटर ज्यादा होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, उतनी ही उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज्यादा होगी और उतना ही अच्छा वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी वेरी क्लियर। चलिए, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। यस, सो अब आ जाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स में। अब न्यूक्लियोफाइल्स बच्चा, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, है ना, और फाइल मीन्स लविंग, यानी कि ये न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन, यानी कि इसे पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, इसे नेगेटिव से प्यार नहीं है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव बहुत सारा है। इन शॉर्ट न्यूक्लियोफाइल धनी है, इट इज रिच। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीशीज होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो ये उनको अपने इलेक्ट्रॉन दान में देना चाहते हैं जो गरीब है। गरीब कौन था बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन दान में देता है। सो न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भाई, हमारे न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसमें भी 2 कैटेगरी के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो पहला केस देखते हैं चार्ज वाला, ठीक है।
तो चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और क्लियरली दिखेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल OH माइनस आयन है, H माइनस आयन है, तो ये हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हाइड्राइड हो गया। Then you have F minus, Br minus, Cl minus, depending upon the situation you have so many cases, ठीक है। तो चार्ज वाले जितने भी स्पीशीज है उसको आप न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करेंगे। दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है बच्चा, जो शक्ल से न्यूट्रल दिखते हैं बट किसकी तरह एक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये न्यूट्रल वाले कौन से हैं, जिनके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल वाली स्पीशीज कौन सी होगी, जिनके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन सी स्पीशीज है बच्चा, तो ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास NH3 है या फिर मेरे पास H2O है, तो अगर मैं इनके स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनाती हूँ, ऐसे बनाते हैं ना। और अमोनिया के पास ये देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इजीली किसी को भी डोनेट कर सकता है, नो डाउट ये इसके ऑक्टेट का हिस्सा है, लेकिन नॉन बॉन्डेड है, इसीलिए वो उसे दान में दे सकता है, ठीक है। सो न्यूट्रल स्पीशीज दोज हु कैन रेडीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड सच स्पीशीज आर नोन एज लुईस बेस। जो रेडीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके उसे हम बोलते हैं लुईस बेस। तो अमोनिया डोनेट कर सकता है, वैसे ही हमारे पास वाटर है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। बात समझ में आई। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। चलिए तीसरी कैटेगरी देखते हैं। थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं जितने भी पाई बॉन्ड वाले स्पीशीज है, जिनके पास क्या है, पाई बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अल्कीन या फिर अल्काइन है, अल्कीन एंड अल्काइन, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर मेरे पास ये स्पीशीज है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये लूजली हेल्ड होता है। ये देखिए पाई बॉन्ड के केस में रोटेशन करना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा वीक होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, इसलिए पाई बॉन्ड आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। जब आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे बच्चा, तो कोई इलेक्ट्रॉन को किसी एक साइड पे शिफ्ट करोगे, किसी एक साइड पे अगर आप शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव साइड जनरेट होगी, यानी ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इट इज जनरेटिंग अ साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि जहां पे भी आपको अल्कीन या अल्काइन दिखे वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है उसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए, जैसे मैंने आपको होमोलिटिक और हेटेरोक्लिटिक क्लीवेज का समझाया था, और अगर ऐसा कोई स्पीशीज हो, देखिए ठीक है, ऐसी सिचुएशन है आपकी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज रिएक्टिंग विद HCl। सिंपल एग्जांपल है, आपको शक्ल देख के समझ में नहीं आएगा कि भाई इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो सीधी सी बात है, देखो कैसे अटैक करता है। ये अटैकिंग स्पीशीज है, ये क्या करेगा, इधर से H+ पे अटैक करेगा, और इसके अटैक करने की वजह से ये वाला एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इसके साथ अटैच हुआ और ये Cl- की तरह बाहर निकल गया, यानी कि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे रहा है जो कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि उसकी क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा था, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा था, तो ये रिएक्शन इनिशिएट किसने की, HCl अपने आप ब्रेक नहीं हो रहा था, हमें एक अटैकिंग स्पीशीज की जरूरत थी। अटैकिंग स्पीशीज कौन था यहाँ पे, एक न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव किया, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन को लगा कि मुझे यहाँ से खाना मिल रहा है, तो मैं अपने एग्जिस्टिंग वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ से खाना ले लेता हूँ। तो यहाँ से खाना ले लिया और इसके साथ नया बॉन्ड बना लिया और पुराने वाले के साथ बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो इस तरह के कई सारे आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल जो चार्ज वाले हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, कुछ न्यूट्रल स्पीशीज जो लुईस बेस हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, कुछ अल्कीन और अल्काइन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि पाई बॉन्ड। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जहां पे सिग्मा बॉन्ड भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल तो देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। लेट्स सी,
सो आपके पास है NaBH4 या फिर LiAlH4, जिसे आपने पढ़ा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये लोग कैसे रिड्यूस करते हैं किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को, Na में कन्वर्ट होता है और ये BH4 में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए मैंने इसको ट्रीट किया एसीटोन से, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O बच्चा CH3, ठीक है। अब हो क्या रहा है देखिए, इसको स्टेबल होना है, ठीक है, इसको स्टेबल होना है। और ये स्टेबल कैसे होगा तो जरा ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, अब ये BH4 की शक्ल अगर आप बनाएंगे तो बोरोन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इसको अनस्टेबल कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका ये जो बॉन्ड है ना सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, वो हाइड्रोजन H- की तरह निकाल लेगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, क्या बना लिया H-। अच्छा, अब ये H- की तरह निकल गया तो इस बोरोन के पास एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो वो अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, BH3। तो ये तो स्टेबलाइज हो गया। अब ये जो H- निकला वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और आपको अच्छे से पता है न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास जाता है। और अक्सर रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में होती है बच्चा, ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रोफाइल होगा जो न्यूक्लियोफाइल के पास हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, सफिशिएंट से डेफिशिएंट, जिसके पास है वो उसको दान में देने जाएगा। अगर मेरे पास पैसे हैं या फिर कपड़े हैं तो मैं गरीबों को दान में देने जाऊंगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के पास जाता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल और ये जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। और जब भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मीट करते हैं तो एक नया बॉन्ड जनरेट होता है, और एक नया बॉन्ड जनरेट होता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3H और यहाँ पे CH3 और ऊपर O नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कौन है, Na+ है। तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, यही सीन चलता है और BH3 एज अ प्रोडक्ट जनरेट होता है। तो सिग्मा बॉन्ड भी एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट कर सकता है। आई होप आपको क्लियर पता चल गया है। जब भी एक सिंपल रिएक्शन दी हो और आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझना है उसमें, तो ध्यान रखिएगा चाहे सिग्मा हो चाहे पाई बॉन्ड हो, स्पीशीज कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया ना। आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा मैम कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कही जाती है उसकी। ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। तो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो बच्चा, तो आप कैसे जज करेंगे कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, एक गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा सॉल्वेंट और चौथा स्टेरिक हिंड्रेंस। चारों फैक्टर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कुछ फैक्टर्स एक दूसरे को काउंटर करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं चार्ज पे। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि जितना चार्ज हाई होगा उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ H2O और यहाँ पे लेती हूँ OH-, तो अगर यही वाटर एक हाइड्रोजन लूज कर दे और फिर जो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। इन द सेम वे, अगर मेरे पास अमोनिया है और अमोनिया एक हाइड्रोजन H+ लूज कर देता है, तो क्या बनता है NH2-, तब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। इन द सेम वे, इफ आई हैव CH3COOH, है ना, इथेनोइक एसिड है, और दूसरे केस में इसने एक हाइड्रोजन लूज कर दिया तो मेरे पास है CH3COO-, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा ज्यादा होगी। अगर मेरे पास यहाँ पे फिनॉल है और फिनॉल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब जो बना O-, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। बाय द वे इसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। बात समझ में आई। हायर इज द चार्ज, मोर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब आप बोलोगे क्यों मैम ऐसा क्यों होता है, भाई तो हमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल रेडिली इलेक्ट्रॉन दान में देगा, तो जब नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो आसानी से दे पाएगा ना, समझ गए। ओके, चलो सेकेंड फैक्टर पे आते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। याद रखिए, जितना कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। ऐसा क्यों, देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ फ्लोरीन की,
क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की बच्चा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो रही है, सिंपल सा एक लॉजिक देखते हैं। अगर फ्लोरीन की बात कर रहे हो तो इसका तो एटम भी छोटा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंचा है, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा है। किसकी तरफ वो खींचता है? न्यूक्लियस की तरफ, यानी वो सिर्फ अपने पास रखना चाहता है, किसी और को नहीं देना चाहता। तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ से ज्यादा होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी तो वो होती है कि कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। फ्लोरीन ये नहीं कर सकता, फ्लोरीन बहुत लालची है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को हम लालची स्पीशीज बोलते हैं। और क्योंकि ये लालची है, ये लालची होने की वजह से अपने न्यूक्लियस की तरफ उसको खींचेगा, उसको आसानी से किसी और को नहीं देगा, और इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरे पास एग्जाम्पल है CH3 माइनस NH2 माइनस, ठीक है, देन आई हैव OH माइनस एंड देन आई हैव F माइनस। ठीक है, तो आपको पता है कि ये मैं किसके अलोंग देख रही हूँ? अलोंग द पीरियड, है ना। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, यानी कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। तो ये लेफ्ट टू राइट हो गया। और टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो I माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी साइज बड़ी है तो उसका न्यूक्लियस की तरफ पुल थोड़ा वीक होगा और वो आसानी से किसी और को दे पाएगा। आई होप यू आर क्लियर। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर भी समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट दो फैक्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं सॉल्वेंट इफेक्ट समझा लेती हूँ। अब सॉल्वेंट में जाने से पहले हमें पोलार प्रोटिक और पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्वेंट पे इफेक्ट समझने से पहले देख लेते हैं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। सो सॉल्वेंट इज ऑफ टू टाइप, पोलार सॉल्वेंट इज ऑफ टू टाइप, पोलार प्रोटिक एंड पोलार एप्रोटिक, है ना। अच्छा, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होता है? वेयर हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डायरेक्टली, ठीक है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन इज नॉट लिंक्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डायरेक्टली, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डायरेक्टली, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। तो वाटर है ना, पोलार प्रोटिक में एग्जाम्पल वाटर। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है दे आर लिंक डायरेक्टली टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके इलेक्ट्रॉन खींच के कभी भी इसे H+ की तरह आजाद कर सकता है, यानी पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट रेडिली क्या दे सकते हैं? H+ दे सकते हैं। पर पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट रेडिली H+ नहीं जनरेट कर सकते। बात समझ में आ रही है? सो पोलार प्रोटिक H+ देंगे, पोलार एप्रोटिक H+ नहीं दे पाएंगे। तो H2O है इसमें एग्जाम्पल पोलार प्रोटिक में, या फिर अल्कोहल ले लीजिए, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, तो वहां पे भी आप देखेंगे CH3OH है या CH3CH2OH है, तो ऑक्सीजन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हाइड्रोजन, सो इट कैन पुल इट्स इलेक्ट्रॉन एंड कैन डोनेट इट एज H+ की तरह प्रोटोन यानी H+, तो उसे आसानी से आजाद कर सकता है, ठीक है। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, एसिड्स ले लीजिए, तो उसमें है CH3COOH, अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड है, तो दे कैन रेडिली जनरेट H+, ओके। चलो, तो बहुत ही अच्छी बात है, पोलार प्रोटिक समझ में आ गया। अब पोलार एप्रोटिक देखते हैं। तो हाइड्रोजन इज नॉट लिंक टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसीटोन लेती हूँ तो एसीटोन में है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3,
तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन्स हैं दे आर नॉट लिंक टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डायरेक्टली, तो वो H प्लस रेडिली जनरेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो एप्रोटिक है. सो एसीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. इसके अलावा कौन कौन से कॉमन ऐसे एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं जिसके अक्रॉस यू विल कम while doing general organic chemistry or simple organic chemistry when you are performing, और कौन कौन से पोलर प्रोटिक या एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो भी देख लेते हैं. ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ सॉल्वेंट्स के नाम लिख के दूंगी, आप मुझे बताएंगे पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक. सो पहले देखते हैं DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड है ना, DMF बोलते हैं इसको. सो एक्चुअली इसके आगे NN भी होता है, NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड. तो NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, तो ये कैसे होगा N, तो डाईमिथाइल N से अटैच है CH3 एंड फॉर्मामाइड यानी कि आपका इस तरह से ग्रुप होगा. अब यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो अगेन ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो DMF इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. ऐसे ही एसिटोनाइट्राइल यानी कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं है, इसको MECN भी लिखते हैं रिएक्शन के ऊपर, ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है. क्लियर है. एक और एग्जांपल जो कॉमनली आता है दैट इज DMSO, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड. ठीक है, so dimethyl sulfoxide is S double bond O and then you have CH3 and CH3. So DMSO भी कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. आई होप यू आर क्लियर. अब इसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट देखते हैं. देखो, अगर आपका सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है यानी कि वो रेडिली क्या जनरेट करेगा, H प्लस. अच्छा, और आपको अच्छे से पता है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी ये जो स्मॉल साइज वाले एलिमेंट हैं, ये स्मॉल साइज वाले एलिमेंट क्या दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, H प्लस के साथ, है ना. तो अगर मेरे पास कोई ऐसे एलिमेंट हैं जैसे कि अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल F माइनस है और मेरे पास न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है, तो सीधी सी बात है F माइनस अगर मैंने सॉल्वेंट में डाला तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट ही नहीं कर पाएगा. क्यों एक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चा, वाटर के अंदर प्रेजेंट है, और वाटर क्या जनरेट कर रहा होगा, पानी में H प्लस, पानी में H प्लस, पानी में H प्लस, और उसको चारों तरफ से बांध दिया है, चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली उसने, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन जो उसे रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट को देने चाहिए थे वो उसने सॉल्वेंट के H प्लस को दे दिया, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो खत्म हो गई ना. बात समझ में आ रही है. यानी अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो आप अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर देखते हैं तो F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है, तो ये वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा. ठीक है, बाकी ये ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से भी करेक्ट है, ऐसे भी करेक्ट है. न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग is inversely proportional to nucleophilicity. More is the hydrogen bonding, lower is the nucleophilicity. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब डेवलप होगी, जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को सॉल्वेंट के साथ ही घुल मिल के खत्म कर देगा, जिसको देना है उसको नहीं दे पाएगा. बात समझ में आ रही है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में. लेकिन यही चीज अगर मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में करूं, जैसे कि मेरे पास DMF है, एसिटोनाइट्राइल है या DMSO है, तो ये सब क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. यानी एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये क्या जनरेट करेंगे, ये H प्लस जनरेट करेंगे, नो दे विल नॉट जनरेट H प्लस. अगर ये H प्लस जनरेट नहीं करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके केस में वीक होगी. एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं ना बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस एंड
हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगा तो इस केस में ये वाला ऑर्डर एग्जैक्टली ऑपोजिट आएगा, यानी F माइनस देन Cl माइनस देन Br माइनस एंड देन I माइनस। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये होगा, और पोलर प्रोटिक है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये होगा। देख रहे हैं सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को कितना अफेक्ट कर रहा है। आई होप यू गॉट इट वेरी वेरी क्लियर। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। लास्ट फैक्टर पे आ जाते हैं, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो चलिए फोर्थ फैक्टर पे आते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। हमें क्या करना है बच्चा, हमें इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराना है, ठीक है। तो अगर मैं पहला केस लेती हूँ, देखिए ये मिथेनॉल था तो हमें पता है कि H निकाल देंगे तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ले लूँ CH3 CH2O माइनस, फिर मैं ले लूँ CH3 CH3OH, ऐसे था तो ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। चौथा केस ले लेती हूँ CH3 CH3 CH3O माइनस, ठीक है तो सब न्यूक्लियोफाइल। बट अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा बच्चा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। हायर इज द स्टेरिक हिंड्रेंस, लेसर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। सीधी सी बात है, अगर मेरे पास CH3O माइनस है, भाई इसको किसी को इलेक्ट्रॉन दान में देना है ना। किसको दान में दे रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बन है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम हर केस में कार्बन इमेजिन करते हैं। एक तो कार्बन का ऑर्बिटल वैसे भी लेस अवेलेबल रहता है, उतना इजीली एसेसिबल या उतना इजीली अप्रोचेबल नहीं होता है। और वैसी सिनेरियो में अगर ये वाला स्पीशीज यहाँ पे आ रहा है, अब मैंने तो इसको काफ़ी सिमेट्रिकल बनाया, पर क्या ये सिमेट्रिकल होता होगा, इसका तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता होगा ना बच्चा, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता होगा। तो ये तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल के पास आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, और पहुंच ही नहीं पाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएगा और अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। दान तब आप अच्छे से दे पाओगे जब बल्कि ग्रुप जो अटैच है वो कम है। बात समझ में आ रही है? सो दिस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, यानी लाइक दिस द ऑर्डर विल गो, है ना। दिस इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। स्मॉलर इज द बल्क, ग्रुप जितना छोटा होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट पैरेलल चलते हैं। एक जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो मैं बता देती हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है, छोटा सा टॉपिक है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बेस भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। लेकिन बेस किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, H+ को, यानी कि प्रोटॉन को। बेस का फिक्स है, बेस किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, H+ को। लेकिन एक न्यूक्लियोफाइल किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, H+ को छोड़ के किसी भी एटम को। देन इट इज कंसीडर्ड एज न्यूक्लियोफाइल। इट कैन बी C+, इट कैन बी एनी अदर एटम अदर देन H+। अगर H+ को डोनेट किया तो वही न्यूक्लियोफाइल बेस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर वो न्यूक्लियोफाइल H+ को छोड़कर किसी एटम को अटैक करता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। आई होप एक न्यूक्लियोफाइल और एक बेस में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल और एक अच्छा बेस क्या हर सिचुएशन में सेम होता है, क्या एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल ही एक अच्छा बेस होता है। हर बार ये केस ट्रू नहीं होता, और ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। बहुत मजा आएगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आप बहुत सारे रिएक्शन में अप्लाई करते हैं। सो आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि GOC पार्ट 3 आप आसानी से देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।